सांवली बहू। शिल्पा है तो सांवली लेकिन बहुत ही टैलेंटेड। लेकिन कहते हैं ना, शादी के लिए तो लंबी और गोरी होनी चाहिए। शिल्पा, ये रिश्ता भी हाथ से गया। अरे कितनी बार कहा वो गोरी होने वाली क्रीम लगाया कर, लेकिन नहीं, किताब से सर खपाने से फुर्सत मिले तब ना। तू ही क्यों नहीं इसके लिए उपटन तैयार कर देती? शर्मा जी की बेटी का कम रेट में कितना अच्छा रिश्ता हुआ है। इसकी तो उम्र के साथ ही लड़के वालों की डिमांड भी बढ़ी जा रही है। शिल्पा को ये बातें अब बुरी नहीं लगती थी। लगे भी क्यों, बचपन से सुन जो रही थी वो ये सब कुछ। उसके लिए ये तो मात्र एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देने वाली बात थी। फिर एक रोज, पापा पापा मेरी नौकरी लग गई है। वाह, अच्छा। कहाँ बेटा? न्यूज़ चैनल में पापा, खबरों को लिखना होगा। हाँ, वैसे भी तेरे जैसी सांवली शक्ल की लड़की को कौन पर्दे पर आने देगा, क्यों? चल, 4 पैसे कमाने लायक हुई है तो लड़के वालों को बोल देंगे कि कमाती भी है। फिर शायद कोई कर ले शादी। हाँ सही कह रहे हैं। वैसे बेटा कल शाम को एक लड़का और आने वाला है, उसे भी देख लेना। शिल्पा को इस बार गुस्सा आ जाता है। अच्छे न्यूज़ चैनल में नौकरी लगने की खुशी भी माँ पापा के चेहरे पर नहीं दिखती। अगले रोज ऑफिस से शिल्पा घर आती है तो सामने बैठा होता है हिमांशु। हिमांशु शिल्पा को देखता है तो पहली नज़र में तो वो उसे पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी तो करनी थी। हाँ, ओके, तो क्या शौक है तुम्हारे और खाने में क्या क्या बना लेती हो? मुझे पढ़ने लिखने का शौक है। खाना बनाना नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। पर फिर भी क्योंकि ये रिवाज है कि बहू को खाना बनाना होता है तो थोड़ा बहुत बना लूँगी, लेकिन उतना ही वक्त किचन को दे पाऊँगी जितने में मेरा काम, मेरी नौकरी सफ़र ना हो। बाकी भूख तो तुमको भी लगती होगी, तो खाना बनाने की जिम्मेदारी दोनों की ही होगी, है ना? शिल्पा बोले जा रही थी। अब तक जिन लड़कियों से हिमांशु मिला था, शिल्पा उन सब से अलग थी। वो ऐसी ही तो लड़की चाहता था। शिल्पा से बात करने के बाद, ठीक है, फिर शादी 2 महीने बाद करेंगे। वो क्या है ना, खाना बनाना भी तो सीखना होगा ना। मुझे मंजूर है। शिल्पा को भी हिमांशु अच्छा लगने लगता है। दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद से ही हिमांशु का परिवार शिल्पा के रंग को लेकर कई बातें बनाता। क्या बात है हिमांशु, क्या कमी हो गई थी जो ऐसी काली सी बहू ले आया? काली काली तो नहीं है। हाँ, मेरी शिल्पा का रंग हल्का सांवला है। वैसे आप तो कृष्ण की भक्त हैं, जानती है ना, उनका रंग भी सांवला था। अब सांवले रंग के कृष्ण की पूजा, तो सांवली मेरी बीवी खराब कैसे? बात तो सही भी थी। क्यों सांवला रंग खराब माना जाता है? शिल्पा पति का तर्क सुन रही थी। थोड़ी देर के बाद, क्या बात है, शब्दों का जादू आ गया। क्या तर्क दिया आपने सांवले रंग के समर्थन में? तो क्या तुम ही पत्रकार हो? अरे तुम्हारा पति भी कम नहीं है। शिल्पा रोज एक नई तरक्की छू रही थी। कभी विदेश दौरा तो कभी बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू। एक दिन, सुनो, आज का दिन बहुत खास है। मैं मुख्यमंत्री जी का इंटरव्यू लेने जा रही हूँ। अरे वाह, क्या बात है, सही है यार। तभी ससुर आ जाते हैं। बहू, थोड़ा मेकअप भी कर लेना, वरना काली काली फोटो सब जगह आएगी। अरे हम तो शर्म के मारे किसी को दिखाते भी नहीं कि ये हमारी बहू है। न जाने क्या कमी थी। अरे वो शारदा दीदी की बहू देखो, कैसे मक्खन की तरह गोरी है। और नताशा, वो तो ऐसे लगता है जैसे भगवान ने दिल खोल कर रंग दिया है उसको। अरे माँ, आजकल रंग नहीं बुद्धि का जमाना है। हाँ, तो वो दोनों कहाँ पागल है, अच्छा खासा घर देख रही है। शिल्पा को ससुर की बात पर गुस्सा तो आता है, लेकिन वो मूड खराब नहीं करना चाहती। वो तो बस तैयारी करती है कि जल्दी से अच्छा सा मुख्यमंत्री का इंटरव्यू हो जाए और दुनिया देखे। होता भी यही है। शिल्पा जब शाम को घर आती है तो, अरे चाची, बुआ, फूफा जी, कैसे हैं आप सब? कैसे आना हुआ? शिल्पा को आसपास के लोग भी देख रहे थे। वो भी जानती थी कि उसने जो इंटरव्यू किया वो कितना वायरल हो रहा है। अरे बहू, बड़े लायक हो तुम। औरत होकर दुनिया की इतनी जानकारी,
कितनी समझ है तुम्हारे अंदर। वाह वाह बहू, तुमने तो हम सबका सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। सास ये सब देखकर सोच रही थी कि भाई ऐसा भी क्या हो गया, इन्होंने तो बहू को हीरो बना रखा है। मैंने तो शिल्पा को उसी दिन समझ लिया था जब पहली बार मिला था। मैं तो जान गया था कि ये लड़की अलग है। कितनी प्यारी आवाज है इसकी और समझ भी लाजवाब। तभी बुआ सास बोल पड़ती है। और एक हमारी बहू है, सारा दिन टिकली बिंदी पर ही लगी रहती है। अरे दीदी, न जाने कौन कौन सी क्रीम लगाती है, अब तो चेहरे पर फोड़े भी निकल गए। कितनी बार कहा कुछ पढ़ाई आगे करके दुनिया में नाम कमाओ, लेकिन नहीं, बस सारा दिन शीशे के सामने खड़ी रहेगी। कोई बात नहीं फूफा जी, वो भी किसी की पसंद हो सकती है। हम लोगों का क्या, एक काम अच्छा कर दिया तो पूछ लिए गए, नहीं तो जमाना तो गोरी सूरत की ही तारीफ करता है। क्यों माँ जी? हाँ हाँ वो क्या है ना, मैं जरा पानी लेकर आती हूँ, तू बैठ बहू। हाँ हाँ बहू, तू तो बैठ। वो क्या है ना, आज तो तुझसे बहुत सारी बातें करनी है। ये बता, कैसे दिखते हैं मुख्यमंत्री जी सामने से? जैसे टीवी में दिखते हैं वैसे ही दिखते हैं क्या? आए दिन लोग शिल्पा से मिलने आते, उसे अपने स्कूल या दूसरी जगह पर चीफ गेस्ट बनाते। ये सब देखकर पति तो खुश होता, लेकिन सुंदर बहू का सपना सास की आंख से उतर ही नहीं रहा था। फिर एक रोज, शिल्पा, पापा कहाँ है? माँ जमीन पर गिरी पड़ी है, वो बेहोश हो गई है। शिल्पा की सास को गंभीर बीमारी हो जाती है और फिर आप लोग अपनी माँ की किसी बात को मना ना करना, उनका दिल कमज़ोर हो चुका है। दिल में कोई बात लगेगी तो उनके हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं, तो समझ रहे हैं ना। कुछ दिनों में ठीक होकर सास घर आ जाती है और फिर एक दिन, देख बेटा, मैं मरने से पहले एक सुंदर बहू का चेहरा देखना चाहती हूँ। अरे मैं नहीं चाहती कि तू इस काली कलूटी के साथ रहे, छोड़ दे इसे। अरे कल को तेरे बच्चे भी ऐसे काले पीले पैदा होंगे और फिर हमारा खानदान देखने लायक नहीं होगा। शिल्पा सुन रही थी, वो परेशान हो रही थी। वो सोचती है कि एक बार वो अपने पति से बात करके देखेगी। सुनिए ना, मुझे आपसे बात करनी है। मुझे भी शिल्पा, मैं माँ के बिना नहीं रह पाऊंगा, तुम समझ रही हो ना। शिल्पा को दुख होता है, लेकिन वो क्या करती। वो हिमांशु को तलाक देने का सोच लेती है और फिर शिल्पा माँ की हालत फिर खराब हो रही है, क्या करूं? माँ को सबसे बड़े अस्पताल में भर्ती करना होगा। लेकिन वहां तो बेड के लिए बड़ी बड़ी सिफारिश करनी पड़ती है। हाय रे, मेरा मन आता है, मैं मर न जाऊं, मुझे बचा ले बहू। शिल्पा को हैरानी होती है कि वो करे तो क्या करे। पर माँ जी, मैं कैसे? बेटा, मुख्यमंत्री जी से बात कर ले, उनसे बड़ी सिफारिश किसकी हो सकती है? तू बोलेगी तो शायद तेरी सास की जिंदगी बच जाएगी। शिल्पा सिफारिश से सास को बड़े अस्पताल में भर्ती करवा देती है, जहां लंबे समय बाद सास ठीक होती है। लेकिन इस बीच एक दिन भी शिल्पा उन्हें देखने नहीं जाती। सास जब घर आती है तो एक सुंदर सी लड़की उनका स्वागत करती है। ये कौन है और शिल्पा कहाँ है? मुझे तो मेरी बहू ही चाहिए। माँ, कैसी बात कर रही हो? तुमने कहा था ना कि शिल्पा काली है और तुम्हें काली बहू नहीं चाहिए। ये रीना है, तुम्हारी बहू। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे तो मेरी शिल्पा बहू ही चाहिए। उसी के कारण आज मेरी जान बची है। मैं नहीं समझ पाई कि सुंदर शक्ल से ज्यादा सुंदर दिल और आचरण होना चाहिए। लेकिन अब क्या, अब तो देर हो चुकी थी। हिमांशु भी जानता था कि आत्मसम्मान वाली शिल्पा अब उसकी जिंदगी में वापस नहीं आएगी। अब तो शिल्पा को वे लोग बड़े बड़े चैनल की स्क्रीन पर देखते और अफसोस करते। शिल्पा चाहती तो कभी तुम्हारे लिए सिफारिश नहीं करती। अब तो आसपास के लोग भी घर नहीं आते। लोगों को लगता है कि शिल्पा ने हम लोगों को छोड़ा क्योंकि हम उसके लायक नहीं थे। सही बोल रही है माँ, हम ही तो उसके लायक नहीं थे। शिल्पा जैसी समझदार, पढ़ी लिखी, दुनिया की समझ रखने वाली लड़की को मैंने छोड़ा, सिर्फ आपके कहने पर। अब ये गोरी लड़की आपकी बहू हो सकती है, लेकिन मेरी बीवी कभी नहीं। हिमांशु वहां से चला जाता है। बंजारन बहू। कमला एक बहुत स्वार्थी महिला है।
उसने पैसों के लिए एक ऐसे इंसान से शादी की जो पहले से शादीशुदा और एक बच्चे का पिता भी था। कमला के पति को मरे हुए एक अरसा बीत गया है। अब वो अपने सौतेले बेटे वैभव के साथ रहती है। वैभव के दिल में अपनी माँ को लेकर इतना डर है कि वो अपनी माँ के सामने एक शब्द नहीं बोल पाता। उसकी माँ जो कहती है उसको सर झुकाकर वही मानना पड़ता है। वैभव, तुमने अभी तक घर का काम क्यों नहीं किया? तुमसे कितनी बार कहा है कि सूरज निकलने से पहले तुम घर की साफ सफाई पूरी कर दिया करो। वैभव कुछ नहीं बोलता, चुपचाप सर झुकाए अपनी माँ की बात सुनता रहता है। तभी पास में खड़ा नौकर सुखराम कहता है, मालकिन, वैभव बाबा को रात से तेज बुखार है, इसलिए वो सुबह जल्दी उठ नहीं पाए। उनके बदले मैं घर की साफ सफाई कर देता हूँ। इसे कोई बुखार नहीं है। मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ। ये सब काम न करने के बहाने हैं। सुखराम काका, बोल दो इसे, सारे घर का काम यही करेगा। और इससे समय पर अपना काम पूरा नहीं किया तो इससे आज का खाना भी नहीं मिलेगा। मगर मालकिन, वैभव बाबा की सच में ही तबीयत खराब है, आप एक बार देख तो लीजिए। कमला बिना कुछ बोले वहां से चली गई और बेचारा वैभव तेज बुखार में भी काम करता रहा। कमला वैभव की शादी एक ऐसी लड़की से कराना चाहती थी जो अनपढ़ हो और कमला से इसी तरह डरे जिस तरह वैभव डरता है, ताकि वैभव की सारी जायदाद और धन दौलत उसकी मुट्ठी में रहे। लेकिन आज के जमाने में ऐसी लड़की मिलना मुश्किल है। कमला कार में यही सब कुछ सोचती जा रही थी कि तभी रास्ते में, अरे ड्राइवर, तुमने कार क्यों रोक दी? और ये इतना शोर कैसा? मैडम, आगे कुछ बंजारों का खेल चल रहा है, इसलिए भीड़ लगी है। मैं अभी भीड़ को साइड में करवाकर कार निकालता हूँ। ड्राइवर भीड़ को साइड करके कार निकालने की कोशिश करने लगा कि तभी कमला की नजर रस्सी पर चल रही एक फुलवा नाम की बंजारन पर पड़ी। क्यों ना मैं इस बंजारन की शादी वैभव से करा दूं? ये तो अनपढ़ लग रही है, मेरे पैरों तले दबकर भी रहेगी। मुझे अभी इसके माँ बाप से बात करनी होगी। ये सोचकर कमला ने उन बंजारों से बात की और उन्हें शाम को अपने घर बुलाया। फुलवा के माता पिता वहां उसे लेकर आ गए। उन्होंने इतना आलीशान घर पहले कभी नहीं देखा था। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। देखिए, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है, इसलिए सीधे सीधे मुद्दे पर आती हूँ। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। मैं अपने इकलौते बेटे की शादी आपकी बेटी फुलवा से कराना चाहती हूँ। इसके बदले में आप जो चाहो वो ले सकती है। तभी फुलवा की माँ कहती है, ये क्या कह रही है मैम साहब? कहीं आप हमारी गरीबी का मजाक तो नहीं उड़ा रही ना? आप मेरे बेटे से मिल लो। अगर आपको मेरा बेटा पसंद आता है तो मैं कल से ही शादी की तैयारी शुरू कर दूंगी। सुखराम, सुखराम, वैभव को लेकर आओ। फुलवा अपनी माँ के कान में फुसफुसाती है, माँ, कहीं इस मेम साहब का छोरा पागल तो ना है? फुलवा अपनी माँ से बात कर रही होती है कि वैभव वहां आता है। फुलवा उसे देखती ही रह जाती है और उसके माता पिता उसकी शादी तय कर देते हैं। शादी वाले दिन किसी को फुलवा और वैभव की बेमेल विवाह की बात समझ में नहीं आती। फिर भी एक औरत कमला से पूछ ही लेती है, कमला जी, आपने अपने इकलौते बेटे की शादी देहाती गवार से क्यों करा दी? ये बंजारन आपके घर की बहू बनने लायक तो नहीं है। कम से कम अपने स्टेटस का ही ख्याल कर लिया होता। बहू तो अपने टक्कर की लाती, आपने तो बंजारन को ही बहू बना लिया। अब कमला को समझ में नहीं आ रहा था कि इस बात का क्या जवाब दे। वो कुछ देर चुप रही और सोच समझ कर कहती है, बहन जी, आपको तो पता है आजकल के बच्चे किसी की बात कहाँ सुनते हैं। मैं तो अपनी बहू एक पढ़ी लिखी और अपनी सोसाइटी की ही ढूंढ रही थी। लेकिन मेरे बेटे ने मेरे सामने इस बंजारन को लाकर खड़ा कर दिया। बोला कि मैं शादी करूंगा तो इसी से। अब भला मैं क्या करती, मुझे अपने बेटे के सामने झुकना ही पड़ा। कमला की ये बातें सुखराम भी सुन रहा था। उसने ये सारी बातें वैभव को जाकर बता दी। काका, मैं तो फुलवा को जानता भी नहीं, फिर माँ मेरे बारे में झूठ क्यों कह रही है? अरे बेटा, तुम कितने भोले हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तुम्हारे पिता अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम करके गए हैं।
तुम्हारी माँ नहीं चाहती कि ये संपत्ति तुम्हें मिले, इसलिए उन्होंने तुम्हारी अनपढ़ लड़की से शादी करवाई ताकि तुम्हारी तरह वो भी अपने हक के लिए आवाज ना उठा सके। सुखराम काका, मैं क्या करूं, आप ही बताओ। माँ के सामने आते ही मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। मैं माँ को कुछ भी नहीं कह पाता। वे दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक कमला वहां आ गई। कमला को देखकर दोनों घबरा गए। तुम दोनों फिर कभी बातें कर लेना, अभी फेरों का समय हो गया है, चलो जल्दी आओ। इस तरह फुलवा और वैभव की शादी हो गई। अगले दिन कमला ने फुलवा को बुलाया और उसे नसीहत देने लगी। देख बंजारन, तुझे मैंने अपनी बहू बना तो लिया है, लेकिन तुझे इस घर में आँख कान मुंह बंद करके रहना होगा। घर का काम कर और अपने पति से मतलब रख, समझी? कमला का ऐसा रवैया फुलवा को बिल्कुल समझ में नहीं आया। उसने वैभव से इस बारे में बात की। सुनिए ना, माँ जी ने जिस तरह मुझसे बात की मुझे अच्छा नहीं लगा। शादी से पहले तो वो मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रही थी, लेकिन शादी के बाद उन्हें क्या हो गया? तुम ज्यादा मत सोचो, जैसा माँ कहती है वैसा ही करो। ये कहकर वैभव वहां से चला गया। अगले दिन वैभव को घर के नौकरों की तरह काम करता देख फुलवा को बहुत हैरानी हुई। फुलवा ने इस बारे में सुखराम काका से बात की तो सुखराम काका ने फुलवा को सारी बात बता दी। अब फुलवा को समझ में आ गया कि उसकी सास ने एक बंजारन को बहू क्यों बनाया। एक दिन वैभव घर का काम कर रहा था, तभी उससे कांच की प्लेट टूट गई। किसने गिराई ये कांच की प्लेट? वैभव को वहां खड़ा देख कमला ने छड़ी से उसे मारना शुरू कर दिया। उसके पैर में कांच चुभ गया और खून बहने लगा, लेकिन फिर भी कमला उसे मारे जा रही थी। ये देखकर फुलवा ने कमला के हाथ से छड़ी छीन ली और तोड़कर फेंक दी। बंजारन, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे हाथ से छड़ी छीनी? कमला फुलवा को थप्पड़ मारने ही वाली थी कि फुलवा उसका हाथ पकड़ लेती है। ओ सस माँ, मैंने मॉम की गुड़िया ना समझ लियो। बंजारन हो बंजारन, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती हूँ। आज के बाद मेरे या वैभव जी के ऊपर हाथ उठाने की सोचियो भी ना, समझी ससु माँ? ये कहकर फुलवा वैभव को लेकर वहां से चली गई। उसने वैभव के पैर पर पट्टी बांधी, उसके आंसू पोंछे। वैभव ने पहली बार किसी के दिल में अपने लिए इतना प्यार महसूस किया। अब फुलवा वैभव का हर काम में हाथ बटाती, उसका बहुत ख्याल रखती। इस तरह दोनों बहुत ज्यादा नजदीक आ गए। वहीं दूसरी ओर कमला सारी जायदाद अपने नाम करने की साजिश करने लगी। और एक दिन, वैभव, वैभव, जल्दी बाहर आओ। कमला की आवाज सुनकर वैभव और फुलवा अपने कमरे से बाहर आ गए। जी माँ, आपने बुलाया? ये ले, इन कागजों पर साइन कर दे। वैभव कागजों पर साइन करने ही वाला था कि फुलवा वैभव के हाथ से पेन छीनकर कहती है, ना वैभव जी, आप इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। आओ बंजारन, मैं तुझसे बात नहीं कर रही। ये बात मेरे और मेरे बेटे के बीच की है। चुपचाप पेन दे दे, नहीं तो तेरी खाल उधेड़ लूंगी। सस माँ, बंजारन की खाल इतनी भी ढीली ना होवे कि कोई भी उधेड़ लेवे। जो यकीन ना आता हो तो देख ले उतार के। और हाँ, बंजारन जरूर हूँ पर अनपढ़ ना हूँ। मन्ने भी पता है कि किसी भी कागज पर साइन करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ लेवे हैं। पेन देती है या नहीं? ये कहकर कमला फुलवा को मारने आई तो फुलवा ने कमला को धक्का दे दिया और वो नीचे गिर गई। कमला डरकर वहां से भाग गई। अब फुलवा ने वो कागज उठाए और वैभव के साथ सीधा वकील के पास चली गई। वकील ने वो कागज देखी और फुलवा को बताया, वैभव के पिता की सारी जायदाद और संपत्ति वैभव के नाम है, लेकिन वैभव की सौतेली माँ इस संपत्ति को अपने नाम कराना चाहती है, इसलिए इन कागजों पर वो साइन करा रही थी। तो अब हमें क्या करना चाहिए वकील साहब? वकील ने फुलवा और वैभव को सब कुछ अच्छी तरह से समझा दिया। अब दोनों घर पर पुलिस को लेकर पहुंचे। कमला पुलिस को देखकर घबरा गई। पुलिस ने कहा, आपके नाम की कंप्लेंट हुई है, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। कंप्लेंट? कैसे कंप्लेंट? आप अपने सौतेले बेटे पर बहुत अत्याचार करती हो।
धोखे से सारी जायदाद अपने नाम करा रही थी। अब नहीं इंस्पेक्टर साहब, जरूर ये मेरी बहू की कोई साजिश है, इसने गलत कंप्लेंट की है। मैडम, शिकायत आपकी बहू ने नहीं बल्कि आपके बेटे वैभव ने की है। कमला वैभव का नाम सुनकर दंग रह गई। जिस बेटे ने कभी उसके सामने सर नहीं उठाया था, आज वही बेटा उसके सामने पुलिस को लिए आया है। वैभव, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम पुलिस को ले आए? हाँ माँ, मैं लाया हूँ पुलिस को, और मेरे अंदर इतनी हिम्मत कभी ना आती अगर फुलवा मेरा साथ ना देती। आपने बंजारन बहू को लाकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है माँ। मैडम, अब की बात खत्म हो गई हो तो चलो हमारे साथ। वैभव, मुझे माफ कर दो, मुझे थाने मत भेजो। हाँ, आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगी, तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। वैभव अपनी कंप्लेंट वापस ले लेता है और पुलिस वहां से चली जाती है। वैभव अपनी सौतेली माँ से कहता है, मैंने पुलिस को वापस तो भेज दिया है, लेकिन मैं आपको माफ नहीं कर सकता। आपने बचपन से आज तक कभी मेरे सर पर हाथ नहीं रखा, हमेशा मुझे मारती रही, नौकरों की तरह बर्ताव करती रही। आप इस घर में नहीं रह सकती, चली जाइए यहां से। कमला घर छोड़कर चली गई और सड़क किनारे खड़ी होकर सोचने लगी, काश मैंने वैभव को माँ की तरह प्यार किया होता तो आज मैं इस तरह से बेसहारा ना हो जाती।